सो लास्ट लेक्चर हाइड्रोस्टैटिक्स का जितना भी मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सब मैंने लिया था और इस टॉपिक के जितने भी फॉर्मूलेस थे या फिर लॉस थे ये सब हमने ले लिए थे। अभी आज के लेक्चर में हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो एक एक करके देखते हैं हम। तो सियर हाइड्रोस्टैटिक्स उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन देखिएगा अब मतलब एक दो फॉर्मूलेज इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम देखते हैं। तो क्या दिया जाएगा आप देखिएगा, इफ m1 इज द मास ऑफ लिक्विड, मतलब दो इमिसिबल लिक्विड से, इमिसिबल मतलब दो एक दूसरे में आपको पता है ना, मतलब इनसॉल्युबल जो रहेंगे उसे इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। इफ m1 इज द मास ऑफ लिक्विड m1 is the mass of liquid of density rho1 and m2 is the mass of liquid of density rho2। तो ऐसे दो लिक्विड्स हैं और ये दोनों भी लिक्विड्स कैसे आर मिक्स्ड, मतलब दोनों भी लिक्विड्स को हम मिक्स करने वाले हैं। तो वो जो मिक्स होने के बाद आप देखिएगा उसका जो मास रहेगा, मिक्सअप होने के बाद, तो ये रहेगा m1 प्लस m2। ओके, और जो वॉल्यूम रहेगा उनका मिक्स कंडीशन का वो आएगा v1 प्लस v2। अब यहाँ पर मास गिवन है तो हमारा फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ मास ही चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम नहीं चाहिए उसमें। तो वॉल्यूम मिक्सअप कंडीशन का क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड लिक्विड, और वॉल्यूम को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं। आपको पता होगा डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम अगर ऊपर चला जाए तो फिर मास अपॉन डेंसिटी आएगा। तो v1 वॉल्यूम है फर्स्ट लिक्विड का जिसका मास m1 है और डेंसिटी रो1 है। सो v1 की जगह हम m1 बाय रो1 प्लस m2 बाय रो2 ये रिप्लेस करने वाले v मिक्स की जगह। v मिक्स मतलब वॉल्यूम होगा मिक्सअप कंडीशन का। इज इट ओके? तो अब रो मिक्स अगर हम निकालना चाहते हैं, रो मिक्स मतलब m मिक्स मास रहेगा मिक्सचर का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहेगा उस मिक्सचर का। तो अब देखिएगा m मिक्स का वैल्यू रहेगा m1 प्लस m2 और रो मिक्स v मिक्स का वैल्यू रहेगा m1 बाय रो1 प्लस m2 बाय रो2। ओके, तो आप देखिएगा इसे आगे सॉल्व करने के बाद मतलब ये फाइनल आंसर आएगा रो मिक्स का। दोनों भी लिक्विड अगर अलग अलग मासेस के और अलग अलग डेंसिटीज के अगर दिए जाते हैं रो1 रो2 तो फिर उस कंडीशन में ये आंसर आएगा। लेकिन अगर हम दोनों भी लिक्विड्स को सेम मास का लेते हैं, ओके, इफ लिक्विड्स विथ सेम मासेस आर मिक्स्ड, मतलब दोनों भी लिक्विड का मास जो हम मिक्सअप कर रहे हैं वो अगर सेम रहा तो ये स्पेशल कंडीशन आएगा। इफ लिक्विड्स हैविंग सेम मास देन, तो उस कंडीशन में क्या आएगा फिर देखिएगा, मास अगर सेम रहा तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो हमें m पुट करना पड़ेगा। ओके, मास का वैल्यू सेम रहेगा। तो फिर देखिएगा ऊपर क्या आएगा इस इक्वेशन में, m1 प्लस m2 की जगह m प्लस m दैट इज 2m आएगा। और नीचे क्या आने वाला है फिर देखिएगा m बाय रो1 प्लस m बाय रो2 रहेगा। इज इट ओके? तो m को अगर हम कॉमन आउट कर दे तो 1 बाय रो1 प्लस 1 बाय रो2 रहेगा और ऊपर आएगा 2m। तो m गेट कैंसल, 1 बाय रो1 प्लस 1 बाय रो2। फिर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर रो मिक्स आएगा। कब? जब दो लिक्विड जो हम मिक्सअप करें उनका मासेस अगर सेम रहा तो फिर उसका आंसर आएगा 2 रो1 रो2 डिवाइडेड बाय रो1 प्लस रो2। इज इट ओके? तो ऐसा ये रहेगा मिक्सअप कंडीशन का डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। इज इट ओके? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये जो है दोनों भी लिक्विड्स का डेंसिटी का जो ये जो एडिशन है इसे हार्मोनिक मीन कहा जाता है। इज इट ओके? ऐसा हार्मोनिक मीन हमने वेलोसिटी में भी किया था, आपको याद होगा, एवरेज स्पीड निकालते वक्त। अब देखिएगा वैसे लिक्विड से, अब यहाँ पर पिछले कंडीशन में मास गिवन था दो लिक्विड्स का, अब यहाँ पर वॉल्यूम गिवन होगा। ओके,
if two liquids having volumes V1 and V2 and density ρ1 and ρ2 are mixed, तो इस कंडीशन में देखिएगा आप फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पिछली बार जैसा इन टर्म्स ऑफ मास निकाला था। तो इस यहाँ पर हमें रो मिक्स का वैल्यू क्या रहेगा, यम मिक्स अपॉन वी मिक्स रहेगा। तो यम मिक्स का वैल्यू यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2, ओके, और वी मिक्स का वैल्यू आएगा v1 प्लस v2। लेकिन यहाँ पर m1 प्लस m2 की जगह आपको रिप्लेस करना है अनदर फॉर्मूले से। आपको पता होगा रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वी आएगा। तो पहला लिक्विड जिसका मास m1 है उसके लिए फॉर्मूला आएगा ρ1 v1, और दूसरे लिक्विड जिसका मास रहेगा m2 उसके लिए आएगा ρ2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इज इट ओके? तो ये रहेगा फाइनल आंसर। तो अब इस कंडीशन में भी वैसे रहेगा, अगर हम जो दो लिक्विड्स मिक्सअप कर रहे हैं, ये लिक्विड्स अगर सेम वॉल्यूम के रहते हैं तो फिर क्या आएगा वो हमें देखना है, ओके। पिछली बार सेम मासेस के लिए थे, इफ टू लिक्विड्स हैविंग सेम वॉल्यूम देन, तो फिर क्या रहेगा आप देखिएगा v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v रहेगा। तो वो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो रो मिक्स की जगह क्या आएगा, फिर देखिएगा ρ1 इंटू वी प्लस ρ2 इंटू वी डिवाइडेड बाय v प्लस वी, ओके। वॉल्यूम सेम रहेगा फिर, और फिर ऊपर से v अगर हम कॉमन आउट करेंगे तो ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2v आएगा। तो v गेट कैंसल, फाइनली आंसर मिलेगा ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2। इज इट ओके? तो ये दो ही लिक्विड्स नहीं, ऐसे अगर n लिक्विड्स जो इक्वल वॉल्यूम के हैं वो अगर हम मिक्सअप करते हैं तो फिर उसका जो रिजल्टेंट डेंसिटी रहेगा उस मिक्सचर का वो आएगा सभी डेंसिटीज का एवरेज। इज इट ओके? सो यहाँ पर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, ओके, जैसे हम निकालते हैं वैसे, और पिछली बार हार्मोनिक मीन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम n लिक्विड्स जिनके मासेस सेम हो उनको अगर मिक्सअप करते हैं तो फिर उसका डेंसिटी हम हार्मोनिक मीन से निकाल सकते हैं, दैट इज n बाय ρ1 प्लस 1 बाय ρ2 प्लस 1 बाय ρ3 प्लस डॉट 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 1 बाय ρn रहेगा। इज इट ओके? दोनों भी कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। ऐसे बीट्स पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में। दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये केस कैसे यूज करना है, ओके। जल्दी से आंसर दीजिएगा। टू इमिसिबल लिक्विड्स of densities 2.5 gram per centimeter cube comma and 0.8 gram per centimeter cube are taken in the ratio of their masses as 2:3। मतलब पहला 2:3 इस रेशो में रिस्पेक्टिवली फाइंड द एवरेज डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉम्बिनेशन। Find the average density of liquid combination। तो लिक्विड कॉम्बिनेशन का एवरेज डेंसिटी निकालना है, रो मिक्स हमें निकालना है। तो यहाँ पर यम मिक्स कैसे रहेगा आप देखिएगा। सीयर हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि टोटल मास कितना रहेगा आप देखिएगा, ये 2 पोर्शन में, ये 3 पोर्शन में, तो एक का कांस्टेंट के साथ इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो टोटल मास कितना रहेगा आप देखिएगा, टोटल मास आएगा 2m प्लस 3m, मतलब ये हम 5m लेते हैं। इज इट ओके? तो अब देखिएगा टोटल मास हम 5m लेने वाले हैं। रो मिक्स का वैल्यू क्या आएगा, यम मिक्स मतलब मिक्सअप कंडीशन का मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम रहेगा, ओके।
मिक्सअप कंडीशन का वॉल्यूम और मिक्सअप कंडीशन का मास, इसका रेशियो लिया तो फिर रो मिक्स मिल जाएगा। टोटल मास हम कितना एज्यूम कर रहे हैं 5m, उसमें से 2m मास किसका है, पहले लिक्विड का जिसका डेंसिटी 2.5। वॉल्यूम का तो कुछ रिलेशन है ही नहीं, इस वजह से वॉल्यूम को हमें रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी, आंसर निकालना है। तो नीचे वी मिक्स मतलब v1 प्लस v2 होगा, और v1 का आंसर हम निकाल सकते हैं m1 बाय रो 1। इज इट ओके? तो m1 का वैल्यू देखिएगा रहेगा 2m, और रो 1 का वैल्यू आपको पता है 2.5। ओके, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो फाइनल आंसर भी हमारा इसी यूनिट में रहने वाला है। इज इट ओके? तो ये रहेगा 2/2.5, 2m/2.5 प्लस 0, मतलब दूसरा जो लिक्विड है वो हम 3m मास प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, और उसका डेंसिटी 0.8 है। तो ऐसा ये बीट रहेगा। अब इसे जस्ट ऐड करना है और फाइनल आंसर निकालना है। बताओ अब क्या आंसर रहेगा? तो यम कॉमन आउट करना पड़ेगा हमें, यम निकल जाएगा। ओके, और बचा हुआ बिट हमें देखना पड़ेगा सीयर। तो ऊपर रो मिक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, कंबाइंड डेंसिटी निकालना है उन लिक्विड्स का जब उनको हम मिक्सचर फॉर्म करने वाले हैं तब। तो ऊपर 5m रहेगा, नीचे से अगर ये यम कॉमन आउट करेंगे हम तो 2/2.5 प्लस 3/0.8 रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसे ये बिट रहने वाला है। अब देखिएगा यम गेट कैंसल, ऊपर 5 बचेगा, और नीचे आप देखिएगा हम क्या कर सकते हैं। आप देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, क्योंकि इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा देर लग जाएगा, इस वजह से डायरेक्ट करते हैं हम। ये 1.6 आएगा, 0.8 इंटू 2, और 3 इंटू 2.5 7.5 आएगा, डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.8 होगा। तो ये फ्रैक्शन नीचे का मल्टीप्लीकेशन वाला ऊपर चला जाएगा। सो 5 इंटू 2.5 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का एडिशन आएगा 1.6 प्लस 7.5, तो ये होगा 8.1 प्लस 9.1 होगा। इज इट ओके? तो ऐसे बीट रहने वाला है। तो सॉल्व कीजिएगा अब इसे, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, मतलब नीचे अगर हम 9 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ऊपर देखिएगा 2.5 इंटू 5 अगर हम करते तो 7.5 होगा। 7.5 को अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। 5 8 जा, ठीक है 2 मिनट देखिएगा, 5 8 जा अगर हम करेंगे तो 40 आता है, लेकिन 5 इंटू 0.8 होने के कारण ये 4 आएगा, और 4 इंटू 2.5 करेंगे तो ऊपर 10 आएगा, और नीचे 9.1 है, अप्रोक्सीमेटली से 9 ले लो तो ये आएगा 1.11। इज इट ओके? 1.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रोक्सीमेट है। ओके, एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो फिर इसका आंसर आएगा 1.09, लेकिन एक्सेप्टेबल है दोनों भी आंसर। ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहेगा मिक्सअप कंडीशन का डेंसिटी। इज इट ओके? तो इस वजह से ये बीट आने वाला है। इज इट ओके? समझ में आ गया? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इमिसिबल लिक्विड्स पर, अलग अलग प्रोपोर्शन में वो लिक्विड्स हम ऐड करेंगे, और एट द टाइम फिर आपको मिक्सअप कंडीशन का डेंसिटी पूछा जा सकता है। नाउ सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी कुछ प्रेशर पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन a needle is inserted in a vein where the gauge pressure is 2000 Pascal. At what height must the blood container
be placed so that blood may just enter the vein. क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ब्लड को उस वेन्स के अंदर जाने के लिए कितना हाइट पर रखना पड़ेगा ये हमें निकालना है। इज इट ओके? तो ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ ब्लड दिया है, यहाँ पर लगने वाला चीजें हैं। डेंसिटी ऑफ ब्लड आपको लग सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और वो रहेगा 1.06 इंटू 10⁻³ kg/m³। और ऑप्शन दिया है आपको, कौन सा ऑप्शन रहेगा मुझे बताना है आपको। 0.192 मीटर, बी ऑप्शन है 0.182 मीटर, सी ऑप्शन है 0.172 मीटर, और डी ऑप्शन है 0.162 मीटर। तो करो सॉल्व और मुझे बताओ। गेज प्रेशर दिया है, जस्ट गेज प्रेशर के फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट करो, फाइनल आंसर निकालो। 1 मिनट में मैं आया। ठीक है, आ गया क्या आंसर? ठीक है, चेक करते हैं हम आंसर। ठीक है, तो मोस्टली सभी स्टूडेंट के आ गए आंसर। ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नीडल इज इंसर्टेड इन अ वेन। वेन्स के अंदर नीडल इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, गेज प्रेशर दिया है 2000 पास्कल। पास्कल में ही चाहिए होता है हमें, ऐसा यूनिट उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसी को हम पास्कल लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर दिया है, और कौन सा प्रेशर दिया है? गेज प्रेशर दिया है। उन्होंने ही मेंशन किया है कि उस प्रेशर का नाम गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, P गेज इज इक्वल टू H रो जी। इज इट ओके? तो फिर यहाँ पर P का वैल्यू दिया है, दैट इज 2000 पास्कल। H का वैल्यू निकालना है हमें, रो का वैल्यू दिया है उन्होंने 1.06 इंटू 10⁻³ ओके, और G का वैल्यू 9.8 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 98 ओके, और 1.06 है, मतलब इससे हम मल्टीप्लाई करने वाले 9.8 को, तो नियर बाय ये थोड़ा ज़्यादा आएगा 1000। ये 10⁻³ मतलब 1000 है, तो इसके जीरोस को हम कट कर देंगे, और 9.8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर नियर बाय ये 9.8 ही आने वाला है। तो यहाँ पर आएगा 9.8 H, और यहाँ पर आने वाला है 2 ओके। तो H का वैल्यू रहेगा 9.8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं ओके, तो देखिएगा अब, सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ पर हमें 2 को 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर H का वैल्यू मिलेगा ओके। 2 इज इक्वल टू 9.8 H था, तो इस वजह से H इज इक्वल टू आएगा 2/9.8। तो 2 मिनट के लिए इसे, ठीक है देखिएगा अब, 2 मिनट के लिए इसे अगर हम 20 कंसिडर करते हैं और नीचे को 10 कंसिडर करते हैं, मतलब ऊपर, ठीक है, नीचे हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं और ऊपर 2 रहेगा, तो ये आएगा 0.2। तो 0.2 के नज़दीक कौन सा आंसर है देखिएगा। 0.2 के नज़दीक आपको 0.19 नजर आ रहा है, 0.18 है, 0.17 है, 0.16 है, तो उनमें बहुत एरर है। तो राइट ऑप्शन इसका 1 रहेगा। इज इट ओके? मतलब ये 2/10 किया हमने तो 0.2 आया। अगर हम मतलब एग्जैक्टली 9.8 से डिवाइड करते तो फिर आंसर इसका मैच हो जाता। मतलब एग्जैक्टली आंसर तभी मैच होता है जब हम इसे 1.6 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है, इतने अप्रोक्सीमेशन से भी अच्छी तरह से आंसर निकल रहा है। इज इट ओके?
तो ऐसा ही बिट रहेगा. नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा. कैलकुलेट द depth of a well if the pressure at its bottom is 15 times that at a depth of 15 times that of a depth of 3 meter. Atmospheric pressure is 10 meter column of water. मीटर कॉलम ऑफ वाटर. ठीक है, तो बस इतना ही डेटा दिया है और इससे आपको आंसर निकालना है. ठीक है, तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वाटर के जरिए मेजर किया है. मतलब एक बैरोमीटर उन्होंने यूज किया है जिसके अंदर वाटर है और फिर टेस्ट ट्यूब लगाया है. तो फिर ये वाटर कितना राइज हुआ है, 10 मीटर राइज हुआ है. तो उन्हें जो डेटा दिया होता है ना वही डेटा लेना पड़ता है. वैसे आमतौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल होता है. लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो डेटा दिया है उसी के फॉर्म में हमें रीअरेंज करना है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एच रो जी आएगा इस कंडीशन में. एच का वैल्यू 10 मीटर है, जी का वैल्यू भी 10 है और रो का वैल्यू डेंसिटी जो होता है वाटर का वो होता है 1000. आपको पता होगा वाटर का जो डेंसिटी रहेगा ये 1 kg पर मीटर क्यूब होता है और 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. लेकिन यहाँ पर हमें 1 लेना पड़ेगा क्योंकि सभी वैल्यूज ऐसा यूनिट में दिए है. तो इस वजह से 100 पास्कल आएगा. इज इट ओके? तो ये रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमें इस कंडीशन में ये यूज करना पड़ेगा. ओके, और देखिएगा आप क्या निकालना है हमें. कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वेल. डेप्थ ऑफ वेल का एक डेप्थ निकालना है, मतलब एक गहरा कुआं है जिसका हमें डेप्थ निकालना है. अब इसके प्रेशर का उन्होंने वैल्यूज दिया है. प्रेशर एट इट्स बॉटम इज, तो बॉटम पर जो पॉइंट रहेगा, मतलब इसके बॉटम पर जो प्रेशर है पीबी. ओके, इसका वैल्यू क्या उन्होंने कहा है, 15 टाइम्स दैट ऑफ द डेप्थ ऑफ 3 मीटर. तो जब उसका डेप्थ 3 मीटर है ना, मतलब ये उसका डेप्थ 3 मीटर रहेगा, तो यहाँ पर जितना प्रेशर है ना, ओके, इस प्रेशर को हम कुछ नाम दे देते P1. तो ये P1 जो प्रेशर है ना, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्रेशर एट बॉटम मिलने वाला है. तो यही रिलेशन से हमें फाइनल आंसर निकालना है. प्रेशर एट बॉटम इज 15 टाइम्स द प्रेशर एट हाइट 3 मीटर. ओके, जो डेप्थ रहेगा 3 मीटर, तब जितना प्रेशर है उसको अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्रेशर एट बॉटम मिलने वाला है. तो बॉटम का जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वो कॉलम की वजह से, मतलब इस वेल का जो हाइट रहेगा वो हाइट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच रो जी, तब जाकर हमें मिलने वाला है. इज इट ओके? तो अब देखिएगा फिर क्या आएगा. प्रेशर एट बॉटम इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच, वो उस कुएं का जो हाइट रहेगा, मतलब डेप्थ रहेगा, वही हमें निकालना है. एच रो और जी रहेगा. तो यहाँ पर जो रो रहेगा ये हमें वाटर का लेना पड़ेगा. ओके, क्योंकि वाटर रहेगा उस कुएं के अंदर, इस कारण. ओके, और जी रहेगा, ये रहेगा प्रेशर एट बॉटम प्लस 15 टाइम्स प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 3 मीटर. तो बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बताओ. हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू. P1 का वैल्यू कितना होगा बताओ. बॉटम पर हमने प्रेशर कैसे निकाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी किया, और ये एच उस कुएं का पूरा हाइट होगा. ओके, अब यहाँ पर बताओ, टेल मी द वैल्यू ऑफ P1. P1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बताओ.
पी नॉट प्लस 3 इंटू डेंसिटी इंटू जी, राइट आंसर है। तो यहाँ पर भी डेंसिटी हम वाटर का ही लेते हैं। ओके, तो पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच। अब यहाँ पर एच कितना लेना पड़ेगा, कितने हाइट बिलो ये प्रेशर P1 है, 3 मीटर बिलो, इस कारण इससे 3 ले लेते हैं हम। और रो फॉर वाटर आएगा इंटू जी आएगा। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट आने वाला है। तो आप देखिएगा 15 इंटू पी नॉट प्लस 15 3 45, तो 45 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी आएगा। इज इट ओके? और यहाँ पर रहेगा पी नॉट प्लस एच इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी रहेगा। तो अब ये जो पी नॉट रहेगा ना, ये भी आपको इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम दिया है, तो इस कारण इसे हम मतलब आपको पता है कि जो बैरोमीटर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहा है, उसमें वाटर कितना राइज हो रहा है, 10 मीटर से राइज हो रहा है। और वाटर का जो डेंसिटी रहेगा वो रो डब्ल्यू लेते हैं हम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जहां पर भी पी नॉट है वहां पर मैं रिप्लेस करूंगा रो डब्ल्यू जी इंटू 10 से। इज इट ओके? 10 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी से मैं रिप्लेस करूंगा। तो फिर फाइनली आंसर क्या आएगा, फिर देखिएगा 10 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी प्लस, अब ये कुएं का हाइट निकालना है हमें, डेप्थ निकालना है, तो एच का वैल्यू अननोन है, तो यहाँ पर भी रो डब्ल्यू इंटू जी आएगा प्लस 15 इंटू पी नॉट है, तो पी नॉट का वैल्यू 10 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी आएगा। ओके, पी नॉट का वैल्यू प्लस 45 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। तो सभी टर्म्स में से रो डब्ल्यू इंटू जी हम कॉमन आउट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सो रो डब्ल्यू इंटू जी मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन आउट करेंगे हम, तो पहले ब्रैकेट में बचेगा 150 प्लस 45, और यहाँ पर कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पर भी अगर हम वैसे ही करेंगे, रो डब्ल्यू और जी को अगर कॉमन आउट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 10 प्लस एच। इज इट ओके? तो रो डब्ल्यू इंटू जी, रो डब्ल्यू इंटू जी कट हो गया। ओके, तो 10 प्लस एच इज इक्वल टू आएगा 185। ओके, इज इट ओके? 195 होगा, सॉरी। और ये 195 में से अगर 10 चला जाता है तो फिर हमें हाइट मिलेगा, उस कुएं का डेप्थ मिलेगा, दैट इज 195 माइनस 10 मतलब ये 185। तो 185 मीटर इतना होगा उस कुएं का डेप्थ। इज इट ओके? तो ऐसा आपको प्रेशर का रिलेशन दिया जाएगा और प्रेशर आपको पूछा जा सकता है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इज इट ओके? कुछ दिक्कत किसी को? ठीक है, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जनरल प्रेशर के क्वेश्चंस आएंगे। प्रेशर जैसे निकालते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर आपको उस जगह का मिल जाएगा, तो इस वजह से हमें पूरा निकालना पड़ता है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। यूट्यूब कंटेंट, यूट्यूब मतलब ये हमारा वीडियो वाला यूट्यूब नहीं है, ये यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है ना, ऐसा, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ओके, जिसके अंदर वाटर का लेवल डाला जाता है और वो प्रेशर मेजर करने में काम में आता है। इज इट ओके? तो ऐसा वो रहता है, तो उस यूट्यूब के बारे में ये बात कर रहे हैं। यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड methylated spirit. Methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level with 10 centimeter column. ठीक है,
are in 10 centimeter column of water in one arm and 12.5 centimeter column of spirit in other. What is the specific gravity of spirit? What is the specific gravity of spirit? जैसे मैंने आपको बोला था, मर्क्यूरी मैनोमीटर से हम प्रेशर या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दोनों भी मेजर कर सकते हैं। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। मतलब एक यूट्यूब है और इस यूट्यूब में मतलब जितना उसका डेंसिटी होता है लिक्विड का, उसके साथ मतलब उसका हाइट राइज होता है। ओके, और उसके साथ हमें कैलकुलेशन मिल जाते हैं। तो आप देखिएगा ये एक यूट्यूब है यहाँ पर, और इस यूट्यूब के अंदर क्या किया है, दो अलग अलग लिक्विड्स उन्होंने लिए। एक वाटर लिया है यहाँ से यहाँ तक, ओके, और फिर यहाँ पर मर्क्यूरी है बीच में, और यहाँ पर मिथिलेटेड स्पिरिट है। ओके, तो ये मिथिलेटेड स्पिरिट रहेगा, ये वाटर रहेगा। ओके, तो जिस आर्म में वाटर है, ये आर्म कितना हाइट राइज हो रहा है, 10 सेंटीमीटर, ऐसा उनका कहना है। और ये जो मिथिलेटेड स्पिरिट है ये कितना राइज हो रहा है, 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उस मिथिलेटेड स्पिरिट का। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मुझे आप फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा। टेल मी द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ वी कैन फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी? यस, टेल मी। सबसे पहले मैंने इस टॉपिक जैसे पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको ये बिट बताया होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कौन से फॉर्मूले से हम निकालेंगे, बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट, आपको जैसे पता होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगा। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, इसका जो रेशियो रहेगा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा। ओके, और यही हमें इस कंडीशन में निकालना है। इज इट ओके? रो एल बाय रो डब्ल्यू राइट है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर दैट लिक्विड, मतलब डेंसिटी फॉर दैट लिक्विड टू द डेंसिटी फॉर दैट वाटर, मतलब रिलेटिव डेंसिटी भी निकालते हैं हम तो भी हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके? अब इस यूट्यूब का स्पेशलिटी क्या होता है कि ये दोनों आर्म्स में सेम प्रेशर मेंटेन करता है। नो डाउट दोनों आर्म्स में लिक्विड का लेवल अलग अलग है क्योंकि प्रेशर सेम होता है। इस लिक्विड मतलब इस यूट्यूब के दोनों भी आर्म्स में सेम प्रेशर मेंटेन होगा। और आप देखिएगा ये जो यूट्यूब रहेगा ये ऊपर से ओपन होता है, इस वजह से दोनों तरफ से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होने वाला है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये जो पहला आर्म है ना जिसमें वाटर है, तो उसका प्रेशर अगर हम निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, पी नॉट प्लस वाटर का हाइट, ओके, हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी फॉर वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये प्रेशर रहेगा वाटर वाले आर्म में। और अभी जो स्पिरिट वाला आर्म रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें भी पी नॉट प्लस क्या रहेगा, हाइट ऑफ स्पिरिट इंटू रो फॉर स्पिरिट इंटू क्या रहेगा, जी रहेगा। इज इट ओके? ठीक है, तो अब देखिएगा पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है हमें रो मतलब वो स्पिरिट का डेंसिटी रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू इसका वैल्यू निकालना है। सो रो एस बाय रो डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। तो रो एस यहाँ पर है, रो डब्ल्यू को उसे डिवाइड करेंगे तो रो एस जी जी भी कैंसिल हो जाएगा ये ओके, क्योंकि अब जैसे पी नॉट कैंसिल होगा फिर क्या बचेगा देखिएगा दोनों साइड, जस्ट 1 मिनट। पी नॉट जैसे कैंसिल हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये दोनों भी इक्वेशन हमें नीचे लिखने पड़ेंगे, एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू इंटू जी इज इक्वल टू रो एस इंटू एच एस इंटू जी। तो जी जी भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें रो एस बाय रो डब्ल्यू का वैल्यू चाहिए। ओके, तो रो एस यहाँ पर है और रो डब्ल्यू से उसे डिवाइड करना है। तो यही रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा स्पिरिट का। इज इट ओके?
और ये कैसे निकलेगा एच डब्ल्यू बाय एच एस के साथ। इज इट ओके? तो एच डब्ल्यू का वैल्यू आपको पता है 10 है, 10 सेंटीमीटर और वाटर का राइज, और 12.5 है उस मिथिलेटेड स्पिरिट का। ठीक है, तो 10 बाय 10.5 ये हमें फाइनल आंसर दे देगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 10 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बाय 125 आएगा, मतलब ये 4 और ये 5 जा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.8। इसे कोई भी यूनिट नहीं होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी उस मिथिलेटेड स्पिरिट का कितना होगा 0.8। तो बस यही फाइनल आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर होगा ये कंसेप्ट कैसे निकाला है? तो इसके बाद याद रखना, वो जो यूट्यूब रहेगा उस यूट्यूब से हम अलग अलग जो लिक्विड्स उसके अंदर फिल करते हैं ना, तो उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनके डेंसिटीज और उनके जो हाइट राइज रहेगा उनके बीच हम इस वे से रिलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? सभी को क्लियर हो गया? ओके, अभी देखिएगा लेक्चर का टाइम खत्म हुआ है, फिर से एक बार रीलॉगिन कीजिएगा।